देखिए जरा वहां जहां कहा जा रहा है कि वो ड्रोन चक्कर लगा रहा था, यहां ड्रोन का ही खेला है पूरा। एक ड्रोन एरियल अटैक कर रहा है, एक ड्रोन अंडर वाटर जा रहा है। इनको कोऑर्डिनेट्स कौन दे रहा है? एक ऊपर मंडराता हुआ ड्रोन। वो ड्रोन किसका है? अमेरिका का है। और किस तरीके से वो ड्रोन यहां मंडरा रहा था, यहां पर ये देखिए रेडार 24 से ली गई ये तस्वीरें हैं। यहां आ जाइए आशीष और बहुत जल्दी से समझाइए कि रिकॉनेसेंस ड्रोन ये जो बताया जा रहा है अमेरिका का, यहां चक्कर लगा रहा था क्रिमिया के ऊपर और इसी ने इंटेलिजेंस देने का काम किया जिसके जरिए वो हमला बोला गया। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, चाहे वो यूएसवी हो या फिर यूएवी, अनक्रूड सरफेस वेसल यानी कि एक आसान भाषा में अंडर वाटर यूएवी, जब तक आप इसे किसी तरह के मेजर सर्विलेंस, जीपीएस कोऑर्डिनेट और टारगेट सर्विलेंस वाले सिस्टम से ना जोड़े। और इसीलिए अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेसिफिकली जब स्टारलिंक एलॉन मस्क के पास से सपोर्ट मिलता हो और भी अमेरिकन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरह से आप हथियार सामने यूक्रेन की तरफ से आएगा, मतलब ये लेकिन निकला कहां से? अमेरिका ये का आया माल्टा, कहां से? माल्टा से आया, माल्टा से आया, ये ग्रीस के ऊपर से निकलता हुआ और फिर यहाँ टर्की के ऊपर से होता हुआ देखिए इस जगह पर आता है और यहाँ पर कई बार मंडरा कर, क्योंकि देखिए यहाँ आपको ये थोड़ा क्लोज कीजिए प्लीज, थोड़ा और क्लोज कीजिए। यहां पर देखिए आपको ये एक सिंगल लाइन दिखाई दे रही, मतलब यहां से एक एरियल रूट उसने लिया और वो सिंगल। यहां पर देखिए आपको ये रेड काफी मतलब इसने कई बार यहां पर चक्कर लगाया। एग्जैक्टली इस रेड का यहां पर मतलब है इसने कम से कम 15 से 16 बार, यहां पे इंटेंसिटी के हिसाब से रफ अंडरस्टैंडिंग जरूर बता दे, 15 से 16 बार यहीं पर चक्कर काटते रहे। यानी कि ऊपर से रह के एडमिरल माकारोव एग्जैक्टली इस पोजीशन पर है, जीपीएस कोऑर्डिनेट एवरीथिंग जो देते रहे। दयाल भी सर आ जाइए आप इधर आ जाइए प्लीज, आप क्या कहना चाह रहे हैं इधर आके बताइए। दर्शकों को समझना पड़ेगा जी। जो मकरावा है या हमारे जो इस तरह के शिप्स हैं ग्लोबली, ये बहुत बड़े शिप है। इसके डेक पे फायर करने से ड्रोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो क्रिटिकल पार्ट है ना, उस पे फायर करने के लिए टाइम एंड अगेन रेकी बिल्कुल प्रिसाइज होना, जैसे उसका कहीं फ्यूल टैंक एक्सपोज्ड हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बड़ा जहाज है, बड़ा फ्रिगेट है, उसमें से किस जगह हमला करने पर सबसे ज्यादा नुकसान? रावण की नाभि जैसा, रावण की नाभि जैसा, रावण की नाभि कहां है? उस यही सारा खेल है। ये बार बार इसलिए करना पड़ता है बिकॉज जितने भी आप कोऑर्डिनेट्स करो, बेसिकली अमेरिकन और सब सैटेलाइट्स को पता है मकरोवा कहां है। नहीं तो उसके बाद क्या तय किया गया? उसके बाद उस फ्रिगेट के किस हिस्से को टारगेट करने के बारे में सोचा गया? करना है कहां पे उसके एक्सप्लोजिव्स हैं या कहां पे उसका फ्यूल है। ये दो ही चीजों से डिस्ट्रॉय हो सकता है, या तो आप एक्सप्लोसिव पोर्शन पे जहां उसका एमिनिशन स्टॉक है, मिसाइल स्टॉक पे, या जहां उसका फ्यूल है। जब उस पे प्रिसाइज टारगेट होगा, फिर शिप पे ज्यादा डैमेज होगा, फिर शिप पे डैमेज होगा। डबल अटैक, ऊपर से भी अंडर वाटर भी डबल अटैक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डबल अटैक बोला गया, ऊपर से भी और नीचे अंडर वाटर से भी, और देखा गया कि सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर होगा और वो पता करने के लिए उस बड़े जहाज में कई बार चक्कर लगाकर ये पिन पॉइंट किया गया, कोऑर्डिनेट्स तय किए गए कि यहां पर जाकर ड्रोन हिट करेगा और उसके बाद ये हुआ है। और इस तरीके से एडमिरल माकारोव को डुबा दिया गया। सवाल यह कि अब रूस आगे क्या करेगा? क्या दुनिया यह प्रीएम्प्ट कर सकती है? एडमिरल माकारोव रशियन प्राइड का प्रतीक। सोचिए, मोक्सवा जिसको रूस के स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता था, जब अप्रैल 2022 में उसको डुबा दिया गया तो ये था एडमिरल माकारोव, एडमिरल ग्रेगोरोविच क्लास माकारोव, ये जिसकी लंबाई 409 फीट। ऐसे ही नहीं, अभी हमारे एक्सपर्ट्स आपको ये बता रहे थे कि क्यों ये जरूरी था कि कई बार मंडरा कर ये देखा जाए कि फ्यूल कहां है और एम्यूनिशन कहां रखे हुए हैं, ताकि छोटा धमाका हो, आग बड़ी जगह पकड़ ले और बड़ा नुकसान हो। चौड़ाई 50 फीट है इसकी। ये फ्रिगेट कितना बड़ा है देखिए, स्पीड 56। और आपको ये बता दूं, 2012-14 में इसका बनने का काम शुरू हुआ था और 2017 में रूस में इसको कमीशन किया गया था। इसकी रेंज है 8980 किलोमीटर। एयर सर्च रेडार, फ्रिगेट M2M, सरफेस सर्च रेडार 3TS-25, 8 क्रूज मिसाइलों से लैस, 24 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, 2 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब, एक RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर, एक KA-27 हेलीकॉप्टर। इतना सब मगर सिटिंग डक साबित हुआ। इतना सब, इतनी सारे अस्त्र शस्त्रास्त्रों से लैस होने के बाद इस एडमिरल माकारोव को इस तरीके से मारा गया है कि वो रूस के स्वाभिमान पर बहुत जबरदस्त अटैक है। यहां पर आप देख रहे हैं क्या क्या नहीं है इस फ्रिगेट में, और उसके बावजूद इस फ्रिगेट को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है। ब्लैक सी फ्लीट वल्नरेबल है। ये TV9 भारतवर्ष ने अपनी रिपोर्ट में आज से कुछ दिन पहले मनीष झा हमारे संवाददाता सेवेस्तोपोल से रिपोर्ट आप तक पहुंचा चुके हैं और यह देखने को मिला आज, अगर
TV9 भारतवर्ष ये समझ रहा था, तो क्या रूस को ये समझने में समस्या हुई है? वो समझ तो रहा था, लेकिन प्रीएम्प्ट करने के लिए कुछ था नहीं उसके पास। ये समझने की हम कोशिश करते हैं। विनय सर, किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं इसको? वाकई में बात आपकी बिल्कुल सही है कि रूस ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। रूस की जो नौसेना है वो तैयार की गई है कि अमेरिका से और दूसरे नाटो की नौसेना से लड़ने के लिए, न कि इस तरह के युद्ध से। और दूसरी तरह बात ये है कि ये जो चल रहा है ये यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं है, ये नाटो और रूस का युद्ध है। उसमें यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा है। ठीक है। तो जहां तक ये बात है कि एस्केलेशन की घटना के बाद एस्केलेशन बहुत बढ़ा और लगता है कि रूस सर, मेरा तो बल्कि सवाल और दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ब्लैक सी फ्लीट, और ब्लैक सी में कहा जाता है कि बहुत ताकतवर है रूस, उसकी बैकयार्ड लेक तक कही जाती रही है ब्लैक सी, क्या उस जगह पर उसकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो गई है? ये मेरा बड़ा सवाल है। जितेंद्र ओझा सर। हो गई है और उसकी वजह यह है कि वॉर जो आप फाइट करते हैं वो आपके टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में रूस पिछड़ गया है। जो मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ की क्या कैपेसिटीज़ है, आपके डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरीज की क्या कैपेसिटी है। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया है, या अमेरिका में तो लगातार ये चल रहा है। मैंने दो बातें कही, प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेसिटी और ISR वेपन सिस्टम की बात कही, या सैटेलाइट वेपन सिस्टम की बात कही। इन तमाम जगह में टेक्नोलॉजिकल एज जो वेस्ट के पास है उसका नतीजा साफ दिखाई पड़ रहा है। इसका नतीजा आप क्या देखते हैं? पहले ब्लैक सी में क्या हलचल होगी, और दूसरा अब रूस की तरफ से क्या एंटिसिपेट किया जाए? बहुत संक्षेप में आशीष। जो सब कुछ है आपने ग्राफिक्स में दिखाया, जो जो चाहिए एक फ्रिगेट पे होना चाहिए सब कुछ है, लेकिन जो होना चाहिए था वो एक चीज नहीं थी, वो थी एंटी ड्रोन सिस्टम। और मॉस्को के बाद में पूरी रशियन नेवी को इसको लेकर प्रिपेयर होना चाहिए था, लेकिन वो उनका वीकेस्ट पॉइंट था, है, और अगले आने वाले कुछ सालों तक वो रहेगा। रिटेलिएशन जहां पर यूक्रेन का वीक पॉइंट होगा वहां पर आएगा। ये एयर अटैक होगा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि इसका बदला वापस एयर अटैक के जरिए यूक्रेन की भूमि पर आपको दिखाई देगा। तो वही हवा जहां से आने वाला ड्रोन कमजोरी साबित होता है, उसी हवा से अटैक इस समय रशिया की मजबूती भी सुरोविकिन के कमान संभालने के बाद यह दिखाई भी दे रहा है, और वहीं से एक बार फिर यूक्रेन पर कहर बरपा सकता है रूस। ये कहना है आशीष का।